एक लड़की अपने दादा दादी के यहाँ से अपने माता पिता के पास आ रही थी। उसने रास्ते में एक व्यक्ति से लिफ्ट ली, लेकिन वो अपने घर कभी नहीं पहुंची। लेकिन आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसने लिफ्ट तो ली, लेकिन वो अपने घर तक कभी पहुंची ही नहीं। रास्ते में ही उस लड़की के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी उसे कभी उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन कौन थी ये लड़की, इसके साथ क्या हुआ था, सब जानेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को क्राइम रिलेटेड केस, मिस्टीरियस केस, अनसॉल्व्ड केस पसंद हैं तो आप लोग बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। बस इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंतजार में रहिएगा एक और नए केस के लिए। और शुरू करते हैं इसी के साथ आज का हॉरिफाइंग केस। और अगर आप लोग शाउट आउट भी चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। 29 सितंबर 1978 15 साल की मैरी बिसेंट अपने दादा दादी के घर से वापस अपने घर पर आ रही थी। वो अपने दादा दादी के यहाँ किसी भी तरह से घूमने वगैरह नहीं गई थी, जबकि वो इसलिए गई थी कि कुछ ही दिन पहले उसके माता पिता के बीच लड़ाई हो गई और उन लोगों ने ये बात डिसाइड की थी कि वो लोग डिवोर्स ले रहे हैं। मैरी को जैसे ही पता चलता है कि उसके माता पिता के बीच डिवोर्स होने वाला है तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाई, जिसके कारण वो अपने दादा दादी के यहाँ उनके पास चली जाती है। लेकिन अब के अगर हालात देखे जाएं तो मैरी के माता पिता आपस में रहने के लिए फिर से तैयार हो चुके हैं और उन लोगों ने जो अपना डिवोर्स लेने वाला फैसला था वो वापस ले लिया था। मैरी को जब से ये बात पता चली थी वो काफी ज्यादा खुश थी और वो अपने दादा से यही बात बोल रही थी कि मैं वापस अपने घर पर जाना चाहती हूँ। लेकिन उसके दादू बोल रहे थे कि बेटा बहुत जल्द हम लोग चलेंगे। लेकिन इसी बीच जब उसके दादू मार्केट में गए हुए थे तो 15 साल की मैरी अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने फैसला किया कि वो इसी तरह लोगों से लिफ्ट मांगते मांगते अपने घर कैलिफोर्निया पहुंच जाएगी। वो इस टाइम लॉस एंजलिस में थी और उसने सारा का सारा अपना सामान पैक करने के बाद वो वहां से निकल पड़ती है। उसने जिस तरह सोचा था कि वो लिफ्ट ले लेकर जाएगी तो उसने लिफ्ट लेकर अपना थोड़ा बहुत डिस्टेंस तो कवर कर लिया था, लेकिन अभी भी उनका घर काफी ज्यादा दूर था। वो रोड पर खड़ी होकर किसी ऐसी गाड़ी की वेट कर रही थी जो कि उसे अपने घर तक लेकर जाए और उसी की तरह दो लड़के और भी वहां पर खड़े थे जो कि कैलिफोर्निया जाना चाहते थे। वो लोग मैरी के साथ थोड़ी देर बातें करते हैं क्योंकि रोड पूरी तरह से खाली था और वो तीनों ही कैलिफोर्निया जाना चाहते थे। वो लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, काफी देर तक वेट करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी गाड़ी वहां पर नहीं आई जो कि उन्हें वहां कैलिफोर्निया तक ले जाए। काफी सारी ऐसी गाड़ियां थी जो कि उनके लिए रुक नहीं रही थी और काफी सारी गाड़ियां ऐसी भी मौजूद थी जो कि वहां पर नहीं जा रही थी। इसी तरह वेट करते करते शाम होने लगी थी, सूरज ढलने लगा था और अब मैरी को ये चिंता होने लगी कि अगर मैं टाइम से अपने घर पर नहीं पहुंची तो यहाँ रास्ते में मैं कहाँ रुकूंगी। जब वो अपने दादा दादी के यहाँ पर आई थी तो वो इसी तरह लिफ्ट मांग मांग कर आई थी। उसके दादा दादी को भी विश्वास था कि हमारी पोती बड़े ही आराम से अपने घर पहुंच जाएगी, क्योंकि आते टाइम भी ये इसी तरह लिफ्ट ले लेकर यहाँ पर पहुंची थी। तो उन लोगों ने इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि उनकी पोती इस तरह घर से निकल चुकी है और अब वो कहाँ पर होगी। दूसरी तरफ मैरी अभी भी रोड पर खड़ी थी जहाँ वेट कर रही थी उन दो लड़कों के साथ कि शायद कोई ऐसी गाड़ी आएगी जो कि उन तीनों को ही कैलिफोर्निया अपने साथ ले जाएगी। लेकिन शाम का माहौल हो चुका था, सूरज छिपने लगा था कि तभी वहां पर एक सफेद रंग की गाड़ी आती है। उसमें एक लगभग 50-55 साल का व्यक्ति बैठा था और जैसे ही उसने देखा कि सामने खड़े तीन लोग उससे लिफ्ट मांग रहे हैं तो उसने गाड़ी साइड में लगा ली और साइड में गाड़ी लगाते ही तीनों के तीनों वो लोग जाकर उसके पास पूछते हैं कि क्या आप उस तरफ जा रहे हैं और हमें वहीं पर जाना है, तो प्लीज हमें लिफ्ट दे दीजिए। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि हाँ मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन अगर लिफ्ट की बात की जाए तो मैं इस लड़की को तो अपने साथ बिठा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को अपने साथ नहीं ले जाने वाला। तो मैरी ने भी उस व्यक्ति से पूछा कि इन्हें साथ में ले जाने में क्या दिक्कत है और आपको मुझ में ऐसा क्या नजर आया। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ये लड़के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे और थोड़ा फुकरे टाइप के मुझे लग रहे हैं और तुम मुझे एक आम लड़की लग रही हो और ऐसे में अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे दूंगा, लेकिन उन लड़कों को मैं अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाने वाला। कुछ देर तक मैरी इस बात पर सोचती है और फिर उसने सोचा कि रात होने वाली है और जितना जल्दी मैं अपने घर पहुंच जाऊं उतना ही अच्छा होगा। तो उसने डिसाइड किया कि मैं तुम्हारे साथ चलने वाली हूँ, तो मैं 1 मिनट में आई, बस मैं अपने बैग वगैरह उठा लाती हूँ। जैसे ही वो अपने बैग लेने के लिए उन लड़कों के पास पहुंचती है तो उन लड़कों ने कहा कि तुम्हें इसके साथ नहीं जाना चाहिए, ये हमें नहीं बैठा रहा और सिर्फ तुम्हें ही ले जा रहा है। हो सकता है इसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और तुम्हें किसी और गाड़ी का इंतजार करना चाहिए। और जैसा भी हो
हम लोग भी यहाँ पर अजनबी हैं, तो हम लोग एक साथ ही कैलिफोर्निया चले जाएंगे। लेकिन मैरी ने कहा कि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए काफी अच्छा सरप्राइज है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इस व्यक्ति के साथ जाने वाली हूँ। मैरी अपना सारा सामान उठाकर उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि पीछे का एरिया सारा का सारा गाड़ी का खाली है, वहां पर तुम अपना सारा सामान रख दो और जल्दी से आकर इस सीट पर बैठ जाओ, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं। मैरी सामान रखती है और उसके बाद गाड़ी में आगे आकर बैठ जाती है और उसने खिड़की बंद करने के बाद उस व्यक्ति से बातचीत करना शुरू किया। उसने कहा कि मेरा नाम मैरी है, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ और यहाँ मैं मेरे दादा दादी के यहाँ मिलने के लिए आई थी। और बिना कुछ सोचे समझे वो इस गाड़ी में बैठ गई। उसका कारण ये भी था कि जो वो व्यक्ति था उसका फेस उसके नाना से मिलता था। वो उसे बिल्कुल अपने नाना के रूप में देख रही थी और इसी बात को सोचकर वो उसकी गाड़ी में बैठ गई। और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा नाम लॉरेंस सिंगलटन है और बेटा तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, तुम किसी भी तरह से अनकंफर्टेबल महसूस मत करना, तुम बिल्कुल मेरी पोती जैसी हो। और इसी तरह बातें करते करते वो लोग कैलिफोर्निया की तरफ चलने लगते हैं। काफी देर बातें करने के बाद मैरी ने कहा कि मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और रात भी होने लगी है, तो क्या प्लीज मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, और उसके बाद जैसे ही हम लोग अगर कैलिफोर्निया पहुंच जाते हैं तो मुझे आप जगा दीजिएगा, और नहीं तो मैं पहले ही जाग जाऊंगी। तो लॉरेंस ने भी कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम से सो जाओ। और इतना बोलते ही मैरी लेट जाती है उस सीट को सीधा करके और वो सो गई। लेकिन जैसे ही काफी देर बाद उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि हम लोग पता नहीं कौन से रास्ते पर जा रहे हैं और ये जो रास्ता है वो कैलिफोर्निया नहीं जाता। तो उसने तुरंत लॉरेंस से कहा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और ये रास्ता अगर देखा जाए तो ये तो कैलिफोर्निया नहीं जाता। लॉरेंस ने कहा कि बेटा रात का टाइम है और इस जगह पर मैं थोड़ा रास्ता भूल गया था, कोई बात नहीं, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं वापस उस रास्ते पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ और देखना कुछ ही देर बाद हम लोग उस रास्ते पर होंगे। अभी तक मैरी उस व्यक्ति को अपने नाना के रूप में देख रही थी कि मेरे नाना भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे मैरी को उससे डर लगने लगा। वो साफ साफ तो ये बात नहीं बता रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर सताने लगा था कि क्या ये बंदा जिसके साथ मैं बैठी हूँ ये मेरे लिए सेफ है। इन्हीं सब बातों के बारे में मैरी अभी सोच ही रही थी कि लॉरेंस ने अपना ट्रक रोक दिया। ट्रक रोकते ही मैरी ने लॉरेंस से पूछा कि ये क्या है और आपने इतनी अंधेरे और उजाड़ जगह पर ये ट्रक क्यों रोक दिया, क्योंकि जहां पर उसने ट्रक रोका था वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल था और बहुत दूरी पर 1 या 2 स्ट्रीट लाइट थी, और किसी व्यक्ति का अगर बात की जाए तो वो तो आसपास था ही नहीं। लॉरेंस ने कहा कि बेटा मैं बाथरूम करने के लिए जाना चाहता हूँ और तुम सिर्फ 2 मिनट रुको और मैं अभी आ जाता हूँ। ये बात बोलकर लॉरेंस अपने ट्रक से उतरकर बाहर चला गया, और दूसरी तरफ मैरी को अगर देखा जाए तो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि उन लोगों ने पहले ही मुझे मना किया था कि इस व्यक्ति के साथ तुम अकेली मत जाओ। दूसरी तरफ अगर अब देखा जाए तो ये मुझे एक वीरान जंगल में ला चुका है और अब मुझे नहीं पता कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो ये सब बातें सोचते सोचते उसका ध्यान अपने शूज पर जाता है जिसके लेसेस खुले हुए थे। तो उसने जल्द ही ये बात सोची कि मुझे अपने शूज वगैरह और सारी की सारी चीजें तैयार रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मुझे इस व्यक्ति से दूर भागना पड़े। तो वो तुरंत उस गाड़ी से उतरती है और उस गाड़ी के बाहर खड़ी होकर अपने सिर्फ लेसेस बांध रही थी कि तभी उसे चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि इस टाइम अगर पीछे से देखा जाए तो लॉरेंस ने उसके सिर पर एक हथौड़ा मार दिया था। चक्कर आने के कारण वो बेहोश हो गई, और जैसे ही वो होश में आती है तो मैरी ने पाया कि जहां पर उसका सामान रखा हुआ था वो वहां पर पीछे लेटी हुई है। उसने लॉरेंस से कहा कि तुम कहां पर हो, ये सब तुम क्या कर रहे हो और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। इतनी बात सुनते ही लॉरेंस को पता चल गया कि ये लड़की होश में आ चुकी है। तो वो पीछे मुड़कर आता है, अपनी गाड़ी का ढक्कन खोलता है और सामने देखता है कि वो लड़की बंधी हुई है और अब इसके साथ वो जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। एक 15 साल की लड़की जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो लगातार उस व्यक्ति से एक ही बात पूछ रही थी कि इतने वीरान इलाके में तुम मुझे क्यों लेकर आए हो, और थोड़ी देर पहले तो तुम ये बात बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी बिल्कुल एक पोती जैसी हूँ, और मैंने भी जब तुम्हें कहा था कि तुम मेरे नाना जैसे हो तो तुमने मुझे एक बेटे की तरह प्यार जताया था। लेकिन अब अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा कौन सा पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करता है। लेकिन लॉरेंस ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो उस ट्रक में चढ़कर उस लड़की को मारने पीटने लगता है। उसने उसे काफी बार मारा, काफी बार पीटा। लॉरेंस को अगर देखा जाए तो वो काफी ज्यादा बूढ़ा था, जहां उसको कुछ देर पीटने के बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और हाँफने लगता है।
तो उसने उस गाड़ी का दरवाजा बंद किया और आगे जाकर पानी पीकर अपनी गाड़ी की सीट पर वो लेट गया। वहां पर कुछ देर लेटने के बाद थोड़ी देर के लिए वो सोता भी है और जब दोबारा से उसकी नींद खुलती है, सुबह का टाइम होने लगा था, तो वो फिर से पीछे आता है और उसने जैसे ही ढक्कन खोला तो उसे पता चलता है कि वो लड़की उसे देखते ही फिर से काफी ज्यादा चिल्लाने लगी और वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं किसी को भी जाकर ये बात नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैं किसी भी तरह की पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करूंगी। लेकिन लॉरेंस को अगर देखा जाए तो उसका गुस्सा लगातार उसके ऊपर बढ़ता जा रहा था, मानो वो किसी और का गुस्सा इस लड़की के ऊपर उतार रहा हो। वो उसे काफी देर तक मारता पीटता है और जब लगातार मैरी एक ही बात बोलती है कि प्लीज मुझे यहाँ से आजाद कर दो और मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी को भी जाकर इस बारे में नहीं बताऊंगी, तो लॉरेंस के दिमाग में एक बात आई कि चलो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। जिसके रूप में वो अपनी गाड़ी में आगे जाता है और वहां से एक टूल बॉक्स निकालकर पीछे लाता है। उस टूल बॉक्स में से वो एक कुल्हाड़ी निकालता है और मैरी के हाथ को पकड़कर ये बात पूछता है कि मैं अगर तुम बोलती हो तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। लेकिन मैरी को कोई अंदाजा नहीं था कि ये व्यक्ति मारने पीटने के अलावा सच में ऐसा कुछ कर सकता है। तो उसने फिर से उसके सामने हाथ जोड़े और कहा कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और इतना बोलते ही उस व्यक्ति ने उसके हाथ को पकड़कर उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। ये हमला होते ही मैरी काफी बुरे तरीके से चिल्लाने लगी क्योंकि उसका वो हाथ अब लॉरेंस के हाथों में था और वो उसके शरीर से नहीं जुड़ा हुआ था। अपना एक हाथ गवा देने के बाद उसने और बुरे तरीके से चिल्लाना शुरू किया और लगातार वो रोती जा रही थी और उसने कहा कि प्लीज तुम मुझे जाने दो, मैं किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी। और जो वो लड़के बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी और मुझे सिर्फ माफ़ कर दो, मैंने कोई गलती नहीं की, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तो लॉरेंस ने कहा कि चलो ठीक है, तुमने जो गलती की है अब उसकी मैं तुम्हें फिर से सजा देता हूँ। जिसके तौर पर उसने मैरी का दूसरा हाथ पकड़ा और उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अब अगर देखा जाए तो मैरी अपने दोनों हाथ गंवा चुकी थी और वो मानसिक तौर पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, रोने के अलावा वो कुछ नहीं कर पा रही थी। और अब अगर देखा जाए लॉरेंस को तो उसने कहा कि चलो अब मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ क्योंकि तुम काफ़ी देर से तंग हो चुकी हो और लगातार एक ही बात की डिमांड कर रही हो कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे जाने दो। और अब मैरी लगातार रोती जा रही थी और अपना होश खोती जा रही थी। मैरी के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि जब तक मैं इस व्यक्ति को ये बात नहीं दिखा देती कि मैं कमज़ोर हो चुकी हूँ और अब मैं मरने वाली हूँ, तब तक ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसने सारी की सारी अपनी एनर्जी डाउन कर दी और ये दिखाने की कोशिश की कि अब तो ये खड़ी भी नहीं हो पा रही है क्योंकि चारों तरफ वहां पर उसका ब्लड निकल चुका था। मैरी को अगर असल में भी देखा जाए तो वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। मैरी के दिमाग में ये बात आ चुकी थी कि अगर देखा जाए सच में भी तो अब उसके दोनों के दोनों हाथ कट चुके हैं, वो बिल्कुल एक वीरान जंगल में है और यहाँ से वो बचकर नहीं जाने वाली। तो उसने अपनी नाकाम जो कोशिशें थी उन्हें ट्राई करना बंद किया और बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दिया। इसी बीच लॉरेंस ने भी कहा कि चलो तुम इतनी देर से अगर रिक्वेस्ट कर ही रही थी कि मुझे आज़ाद कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। और उसने उसे वहीं उस सड़क से ही नीचे धकेल दिया। वो एक ऐसी पुलिया पर खड़ा था जो कि लगभग 30 से 35 फीट गहरी थी और वहां नीचे से पानी निकलता था। अगर नीचे का अगर हाल देखा जाए, उससे अगर ऊपर आना हो तो काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद आया जा सकता है, लेकिन इस टाइम मैरी में ना तो ताकत थी और दोनों के दोनों हाथों से सिर्फ और सिर्फ ब्लड बह रहा था। लॉरेंस को विश्वास हो चुका था कि जैसे ही ये लड़की नीचे गिरेगी तो ज़रूर इसके शरीर में कोई ना कोई ऐसी चोट ज़रूर आएगी जो कि इसको मार डालेगी और ये फिर वापस ऊपर तो आने से रही। और वैसे भी अगर इस जंगल में देखा जाए तो इसकी मदद करने के लिए कौन आएगा, और यही बात सोचकर वो उसे सिर्फ धक्का देकर वहां से चला जाता है। लेकिन नीचे पड़ी मैरी इस बात को अभी भी सोच रही थी कि जैसे ही मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, अभी भी वैसे तो उसकी आधी आंखें अभी बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में ये बात अभी भी आ रही थी कि अगर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वो दोबारा कभी नहीं खुलेंगी और देखा जाए तो ये मारी जाएगी। अब वो बिल्कुल अकेली है और चाहे तो अपनी मदद कर सकती है
कोई भी उसके ऊपर अटैक करने वाला वहां पर नहीं है। लॉरेंस की गाड़ी की आवाज वो पहले ही सुन चुकी थी कि ये स्टार्ट होकर यहाँ से जा चुकी है और अब अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल अकेली थी। मैरी ने हिम्मत करके अपनी आंखों को खोला और वहां से खड़ा होकर ऊपर उस सड़क पर आने की कोशिश की, क्योंकि उसका दिल ये बात बोल रहा था कि जिस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये सब किया है वो बिल्कुल आजाद घूम रहा है। और वैसे भी वो भले ही आजाद घूमता रहे, लेकिन अगर मेरी देखी जाए तो वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर चुका है। मुझे किसी भी तरह से अपने आप को बचाना होगा और लास्ट स्टेज तो मौत है ही, वो हो जाती है तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मुझे ट्राई जरूर करना चाहिए। और इसी बात को सोचकर वो ऊपर आने की कोशिश करती है। लेकिन इस टाइम भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि उसके हाथों से खून बह रहा था और उसे देखकर मैरी खुद काफी ज्यादा घबरा रही थी। तो वहीं पास में जो कीचड़ पड़ा था उसमें जाकर मैरी ने अपने दोनों हाथों को गीला किया ताकि उनमें थोड़ी मिट्टी फंस जाए। वैसे तो ये काफी ज्यादा दर्दनाक चीज थी, लेकिन इसके अलावा मैरी के पास और कोई भी समाधान नहीं था। तो अपना ब्लड रोकने के लिए उसने ये सब चीजें अपनाई। इस टाइम उसके शरीर पर एक कपड़ा भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो इसी तरह रेंगते रेंगते वहां सड़क पर पहुंचती है और उसके बाद वेट करने लगती है कि हो सकता है यहाँ से कोई ना कोई गाड़ी गुजरे, क्योंकि अब टाइम दिन का था। और बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वहां से दो लड़के अपनी गाड़ी लेकर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने मैरी को ऐसी हालत में देखा तो वो काफी ज्यादा घबरा गए और उन लोगों ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके वहां से अपनी गाड़ी निकाल ली। मैरी ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा निराश हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने वेट किया अगली गाड़ी का। और अगली गाड़ी भी आती है जिसमें एक न्यू कपल था। उन लोगों ने हाल फिलहाल में ही शादी की थी और उन लोगों ने जैसे ही मैरी को ऐसी हालत में देखा तो तुरंत उन्हें ये बात समझ आ गई कि इस लड़की को हमारी जरूरत है। वो कपल उस गाड़ी से उतरकर मैरी के पास आते हैं और उन्होंने कहा कि जल्द ही तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं। उन लोगों ने एम्बुलेंस के पास भी कॉल किया, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों ने ये अंदाजा भी लगाया कि एम्बुलेंस यहाँ पर आएगी, उसके बाद इसे लेकर जाएगी, उससे पहले तो हम लोग इसे हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। तो वो लोग अपनी गाड़ी में मैरी को बैठा कर हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर जाकर उसका लगभग 2 हफ्तों तक इलाज चलता है, जिसके बाद मैरी बोलने लायक हालत में पहुंचती है। पुलिस इंस्पेक्टर जैसे ही मैरी के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तो मैरी ने सारी की सारी बातें इंस्पेक्टर को बताई। उसने एक ड्राइंग भी बनवाई और बताया कि वो व्यक्ति इस तरह का दिखाई पड़ता है और उसका नाम लॉरेंस सिंगलटन है। वो अपना नाम बिल्कुल साफ साफ मुझे इसलिए बता रहा होगा क्योंकि उसके दिमाग में ये बात थी कि वो मुझे निपटा देगा, लेकिन मैं बच निकली। और अब के अगर हालात देखे जाएं तो उस व्यक्ति के कारण मेरे दोनों हाथ मैं गंवा चुकी हूँ। पुलिस ने तुरंत वो ड्राइंग जो कि मैरी ने बनवाई थी वो अखबार में निकलवा दी और उस व्यक्ति का नाम भी बताया कि इस तरह एक व्यक्ति है जिसने ये सब कारनामे रचे हैं, तो प्लीज आप लोग जितनी भी हो सके पुलिस की मदद कीजिएगा। और अगले ही दिन पुलिस के पास एक कॉल भी आता है जिसमें एक व्यक्ति ने कहा कि सर, आप लोगों ने जिस तरह की ड्राइंग दिखाई है और जो नाम बताया है, बिल्कुल इसी तरह का एक बंदा मेरे पड़ोस में भी रहता है। अगर आप लोग चाहें तो इससे थोड़ी पूछताछ कर लीजिए, हो सकता है यही वो बंदा हो। और पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले भी जाती है। ये लॉरेंस ही था और जब पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी, लेकिन वो रास्ते में ही उतर गई। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा कि वो लड़की बता रही है। लेकिन लॉरेंस को जब उसके सामने लाया गया तो मैरी उसे पहचान गई और उसे तुरंत कोर्ट में पहुंचा दिया गया। कोर्ट में वहां उसके द्वारा किए गए कांड को देखकर उसे 14 साल की सजा सुनाई गई। वैसे तो जज साहब उसे और भी ज्यादा सजा देना चाहते थे, लेकिन वहां कानून को अगर देखा जाए तो उस कानून में कुछ ऐसा ही था जिसके कारण उसे सिर्फ और सिर्फ वो ज्यादा से ज्यादा 14 साल की सजा दे पाए। उसे सजा मिलने के बाद जब वो वापस जा रहा था और जब वो मैरी के पास से निकला तो उसने मैरी के कान में ये बात कही कि मैं वापस आकर अपना अधूरा काम पूरा जरूर करूंगा। इस बात को लेकर मैरी काफी ज्यादा घबरा गई, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो लगभग 50-55 साल का हो चुका था और 15 साल के लिए वो जेल जा चुका है। तो मैरी के दिमाग में यही बात आई कि अब शायद ही ये व्यक्ति वापस कभी लौट कर आएगा, लेकिन उसके अच्छे बिहेवियर के चलते उसे 8 साल के अंदर ही जेल से रिहा कर दिया गया। वो वापस बाहर आता है और उसने बाहर आकर मैरी को तो कुछ भी नहीं कहा। इस टाइम तक मैरी की शादी भी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन उसने मैरी को कुछ भी
नहीं कहा, जहां उसने एक और ही महिला को अपना शिकार बनाया। ये महिला रोक्सन हैस थी, जो कि 31 साल की थी और इसके भी 3 बच्चे थे। लॉरेंस ने उसके ऊपर अपना जाल फेंका और उसी तरह अपना विक्टिम बनाने की उसे कोशिश की, लेकिन वो महिला उसके चंगुल से बच निकली और उसने जाकर फिर से पुलिस में ये रिपोर्ट की। और जैसे ही पुलिस वालों को ये पता चलता है कि पिछली बार भी इस व्यक्ति ने ये सब कांड रचे थे और अब की बार फिर से इसने इस महिला के ऊपर हमला कर दिया, तो पुलिस ने तुरंत उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया। और अब की बार जज साहब ने जब उसकी ऐसी हरकतों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये बंदा कभी सुधर नहीं सकता और इसे मौत की सजा ही मिलनी चाहिए। लेकिन 2001 में जब उसे फांसी होने वाली थी, उससे कुछ ही दिन पहले वो कैंसर से मारा जाता है। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट स्पिरिचुअल इंसान को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।